Hey, this is Prapti Shukla, and you're watching me on Telereporter. Hi, this is Molly Ganguly. You're watching me on Telereporter. Hey guys, this is Nitin Guleria and you are watching me on Tele Reporter. नमस्कार, मेरा नाम सुमित कौल है और आप मुझे टेली रिपोर्टर पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे स्क्रिप्ट फर्स्ट तो ऑडिशंस ही आया था मेरे पास। तो तब मुझे तारा का कैरेक्टर बस पता था एंड मैंने ऑडिशन दे दिया। जैसे स्टार्टिंग में मैंने नहीं दिया था, एक बार फर्स्ट टाइम में मैं कहीं बाहर थी शूट पे। देन सेकंड टाइम जब मेरे पास आया तो मैंने मैंने तब भी ऐसे आलस आलस दिखाई, जो बुरी बात है। तो मेरी मॉम ने पुश किया कि अरे दे देना। मैंने बोला यार, पढ़ा फिर मैंने स्क्रिप्ट, तो उसमें ये बीमारी है तारा को, तारा बहुत सिंपल लड़की। वो मुझे अच्छा लगा कि तारा को बहू नहीं बना दिया है सीधा। मुझे ये था कि कोई शो में मुझे जल्दी से बहू नहीं बन जाना है, टिपिकल हो जाता है ड्रामा, रोना धोना, एंड इतनी एज भी नहीं है तो क्यों। हाँ, बहू सास आए, ड्रामा बहुत हो गया। और तो मुझे ये अच्छा लगा कि नहीं, बहू नहीं है। फिर देखा इसे बीमारी है कोई, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट, पता तो नहीं चला ऐसे नाम से, इतना साइंटिफिक नेम। फिर वो जो ये कांच की बनी है लाइक टाइप, थोड़ा सा उसे धक्का लग जाता है वो टूट जाती है। तो ऐसे हम इमेजिन करें तो समझ नहीं आता कि ऐसे कैसी कांच की बनी है। तो मुझे लगा बहुत पतली लड़की होगी यार ये। मैंने मॉम को बोला मैं कहाँ से जाऊँगी इसमें, इतनी पतली। तो मम्मी ने बोला यार तू ही डिसाइड कर ले सब, दे दे एक बार ऑडिशन। तो मैंने दिया, फिर उन्हें अच्छा लग गया और मॉक शूट पे आए तो मुझे तब पता चला कि रोबोट बनना है। उससे पहले बताया ही नहीं था। तो फिर मुझे लगा यार रोबोट है, ऐसी डिज़ीज़ है इसे, ये क्या है, क्या स्टोरी है। तो उन्होंने थोड़ा-सा बताया, बिकॉज़ तब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्यों स्टोरी अपनी पूरी बताएँ। तो फिर पता चला रोबोट बनना है, एआई का करना है। मैं थोड़ी देर तो डर गई और मैं खुश भी बहुत हुई कि अब मुझे पहले बता देते रोबोट बनना है तो मैं फट-फट दे देती। कुछ नया चैलेंजिंग करना है, टिपिकल नहीं है। तो रोबोट का हमने फर्स्ट मॉक शूट भी दिया था। तो मौली मैम फर्स्ट टाइम मिली, अभिज्ञान सर, उन्होंने इतना अच्छे से समझाया। मुझे लगा यार, फिर मैं घर जाके तो प्रे कर रही थी बस हो जाए, बस हो जाए। एंड डेस्टिनी थी, हो गया। होना था। सेकंड क्वेश्चन, टेलीविजन पर अक्सर सास बहू की कहानी चलती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट यूनिक। तो क्या लगता है कि फैंस पसंद करेंगे? हाँ, तो ये जो हमारा शो है जननी एआई की कहानी, काफ़ी यूनिक है। एंड आपको जननी से यही समझ आ रहा होगा कि जननी मतलब माँ, ये माँ की कहानी है। एंड माँ की कहानी क्यों है, बिकॉज़ डॉटर की वजह से। माँ बेटी की कहानी है, बिकॉज़ तारा को कोई प्रॉब्लम है, वो 3-4 महीने में बर्थ से है उसे, तो वो 3-4 महीने में कहीं मरने वाली है। तो ऑफ़ कोर्स कोई भी माँ नहीं चाहती कि उनकी बेटी 3-4 महीने में मर जाए। तो माँ इसलिए जब कोई भी डॉक्टर्स हेल्प नहीं कर पाते तो वो विज्ञान की मदद लेती है, और जिसकी वजह से वो रोबोट बनाती है। तो रोबोट के पास ही वो इलाज है, वो आप देखना। एंड ऑफ़ कोर्स ये काफ़ी ऐसी कोई कहानी आई नहीं है, रोबोट्स की कहानी आई है ऑफ़ कोर्स। रोबोट्स बन जाते हैं हमारे शो में, रोबोट बहुत इनिशियल स्टेज से बन रहा है। और प्रोमो में आपने देखा होगा बस हाथ है पहले, फिर आप देखेंगे उसका बस बॉडी है आधा, और रोबोट कैसे घूम रहा है हमारे घर में। फिर वो पूरा रोबोट बन गया, मशीन घूम रहा है हमारे घर में। तो अलग-अलग स्टेजेज़ है, आप देखना बहुत मज़ा आएगा। एक कॉन्सेप्ट से कहानी शुरू होती है, फिर वही ट्रैक पर पहुंच जाती है। क्या ये अपने कॉन्सेप्ट में भी यही स्टील रहेगा? ना, ऐसा नहीं है। लाइक हम ऐसे नहीं है कि इसमें ड्रामा है, ऑफ़ कोर्स ऐसा टिपिकल नहीं बना दिया वो सास बहू का रोना-धोना ड्रामा। ड्रामा है, लव स्टोरी है, आप देखना लव स्टोरी भी बहुत क्यूट है। एंड साइंस फिक्शन है, एआई पे है। तो आई गेस मेरा छोटा भाई भी है 9 साल, तो उसे भी ये देखने में मज़ा आएगा। मेरी बहन भी है छोटी, उसे भी देखने में मज़ा आएगा। मेरी दादी भी है, उसे भी मज़ा आएगा। तो हर एज ग्रुप को
ये देखने में मज़ा आएगा और बहुत बोरिंग नहीं लगेगा कि सब ऐसे बोलेंगे। कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि यही होगा कि हीरो को 2 रोबोट से और इंसान से प्यार हो जाएगा, यही कहानी। ऐसा नहीं है यार, तुम देखो तो सही, यही तो ट्विस्ट है। जो सब सोच रहे हैं उससे कुछ अलग होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग है। हम खुद एपिसोड्स आते हैं तो सर को पूछते हैं कि सर हम सच में घर छोड़ के जाने वाले हैं? सच में तारा बनने वाली है? अभी होने वाला है? सर बोलते हैं यार रुको, पेशेंस रखो। तो ऑडियंस ही हुए ना हम एक साइड से। तो अगर हम इतने वो है एक्साइटेड तो आप भी होंगे। क्या इशू में बहू तुम्हारी रजनीकांत और टीवी नायडू ने ये ऊर्जा दिया जैसे शो और फिल्म की सिमिलैरिटीज देखी? हाँ, ये काफ़ी हुआ कि ऑफ़ कोर्स सब कंपेयर करेंगे। अब भी मूवी आई, बट हमारा शो पता है तब से उससे पहले से चालू हो गया था। तो तब किसी ने मुझे बताया था कि ये मूवी आने वाली है, तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया। मैंने बोला ये कौन-सी मूवी? अब बोले कि आएगी और ये रोबोट पे है। मैंने बोला यार तो अब तो सेम हो जाएगा। तो उन्होंने वो बात ऐसे सेट पे हो रही थी कि बट वैसा नहीं है, उनमें कैसे रोबोट पहले से बन गया है। बहू हमारी रजनीकांत में भी, वो भी बहुत अच्छा शो था, मूवी भी बहुत अच्छी थी, मैंने देखी। तो उसमें रोबोट बन चुका है। हाँ, बन चुका है। ये रोबोट बन रहा है धीरे-धीरे। और क्यों बन रहा है, क्यों बना रहे हैं? रोबोट हमें चाहिए नहीं। तो बट वो कुछ रीज़न है। तारा के पास ऑप्शन ही नहीं है जान बचाने के लिए, माँ के पास। और माँ साइंटिस्ट है, तो वो सारी हदें पार करके कैसे-कैसे वो रोबोट बनाती है। बिकॉज़ घर का ड्रामा अलग, माँ को ऑफ़िस में ड्रामा अलग, तारा को बचाना, एक ही माँ है, पापा पता नहीं कहाँ चले गए, ऐसे शो में दिखाया है। तो वो एक हाथ से एक रोबोट बनाती है जो तारा का फेस कैसे लेती है, कैसे फिर तारा को बचाएगी, वो मुझे भी इतनी स्टोरी तो अभी पता नहीं है। सर ने बहुत ऐसे रखा है, नहीं तुमको भी सबको बाद में धीरे-धीरे पता चलेगी। तो आई गेस इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी अलग है। बाकी शो से ये शो डिफरेंट तो कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा इस शो को करने में? एफर्ट्स ऑफ कोर्स लगे। नया फर्स्ट मेरा लीड शो है एंड चैलेंजिंग है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दंगल चैनल ने हमें दी, मनीष सर ने दिया, जिनकी वजह से हमें इतना बड़ा शो करने मिल रहा है। मृणाल मैम ने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है, इतनी इंटरेस्टिंग। आप रोज़ वेट करेंगे अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो एंड अभिज्ञान सर, हमारे प्रोड्यूसर सर, डायरेक्टर सर, जो कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे कि इतना भी चला नहीं रहे, ये ऐसा सीन ऐसे कर दे, ये एंगल से ऐसे ही लगा दे, नहीं ऐसे क्यों करेंगे, ये चाहिए तो ये ही चाहिए, ऐसे ही करना है। तो इतने हार्ड वर्क, इतने एफर्ट्स सबके लग रहे हैं। तो आई होप अच्छा तो लगना ही चाहिए। शो की बॉन्डिंग की बात करें बाकी कास्ट के साथ, माँ के साथ तो आपने कास्ट देखी, हाँ, बॉन्डिंग दिख रही ऑन स्क्रीन बहुत मस्त है, लेकिन हाँ। ऑफ स्क्रीन में ऑफ स्क्रीन हमारे कास्ट के साथ कैसे? बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। लाइक डे 1 से ऐसा हो गया था। हमने डे 1 पिक्चर भी मौली मैम ने और मैंने लिया कि मौली मैम बोलती डे 1 बॉन्डिंग की पिक्चर ले लेते हैं हम। तो ठीक है। फर्स्ट डे तो मुझे बहुत डर लगा था मॉक शूट में कि यार इतने टाइम, क्योंकि मैं फर्स्ट लीड एंड पता चल गया था कि रोबोट करना है। तो मौली मैम है यार साथ में, इतने सीनियर है, कैसे होंगे कैसे नहीं। तो मौली मैम ने इतना कूल बना दिया, ऐसे सीन कर लेते आराम से। वो बहुत नेचुरल है मौली मैम, कि कुछ भी हो तो ऐसे भी बोलती है कि यार मुझे खुद डर लग रहा है, तू मुझे क्या पूछ रही है। तो हम कैसे रिलैक्स हो जाते हैं कि नहीं ये भी हमारे जैसे ही सोच रहे हैं। हाँ, तो ये भी डर रहे तो मैं तो डरूँगी, ठीक है। तो वो बहुत नेचुरल है ना, इसलिए बहुत कंफर्टेबल हो गया। एंड पूरी कास्ट भी हमारी इतनी अच्छी है। मैं जब सेट पे होती है ना, मेरी बहन आती है कभी-कभी सेट पे, तो वो बोलती है तू सेट पे बहुत खिली हुई रहती है, क्यों? फिर मैं बोलती हूँ पूरा सेट है आज, पूरी फैमिली है, बहुत मज़ा आता है ऐसे घूमने। हम रील्स भी बहुत बनाना शुरू कर रहे हैं अब, तो बॉन्डिंग आपको दिख ही जाएगी इंस्टाग्राम पे तो। थैंक यू। फैंस को ये बोलना चाहूँगी कि ये बाकी शोज़ से काफ़ी अलग है। साइंस फ़िक्शन है, एआई है, एआई फ्यूचर है एंड काफ़ी लोगों को सीखना है एआई के बारे में। मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है टेक्नोलॉजी का, मुझे पसंद भी नहीं है टेक्नोलॉजी एंड मुझे ही रोबोट प्ले करना आया है। कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट कभी नहीं था। तो मैं खुद सीख रही हूँ शो से। सर मुझे बोलते हैं ये पता है तुझे क्या है? मैं बोलती नहीं मुझे नहीं पता ये क्या है। तो ये जनरेशन में हो के मुझे नहीं पता। तो आप सब भी बहुत सीखेंगे काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी के बारे में एंड काफ़ी अच्छा मैसेज भी है। मदर डॉटर का बॉन्डिंग, क्यूट लव स्टोरी, ड्रामा,
बहुत कुछ है, आपको मज़ा आएगा एंड डेली वो आपको पकड़ के रखेगा कल क्या होने वाला है, तो देखना। एंड थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। पहले एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमें इतना एक जैसा रोल मिलता है, ज़्यादातर मुझे एटलीस्ट, तो मैं बहुत ऊब गई थी। मैं इस फेज़ में मुझे इसका ऑफ़र आया और मैं बिना सोने, जब मुझे बोला कि ऐसा एक शो है दंगल टीवी के लिए, तो मैंने बोला नहीं थैंक यू, मुझे एक्चुअली अभी काम फ़िलहाल मुझे नहीं करने का मन है, क्योंकि कोई चैलेंज खास होता नहीं है, तो आई एम नॉट टू कीन। सो मैंने मना ही कर दिया था। देन दे टोल्ड मी कि आप एक बार सुन लो कहानी, एंड दे आर वेरी नाइस, वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोडक्शन हाउस। तो फिर मृणाल का नाम जब मैंने सुना, आई वाज लाइक अच्छा, बिकॉज दे डिडंट टेल मी इट इज़ बाय मृणाल, बिकॉज मैंने मृणाल के साथ काम किया है पहले। आई नो मृणाल इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, और क्या पोटेंशियल है उनका, उनका प्रोडक्शन हाउस है। तो मैंने बोला आई वुड लव टू मीट। तो देन वी मेट एंड इन अ कैफे शॉप मृणाल नरेटेड मी द वन लाइनर, एंड आई वाज लाइक आर यू श्योर दिस इज़ फॉर अ डेली सोप, एंड ये कॉन्सेप्ट है। तो शी सेड नो, दिस इज़ फॉर दिस, एंड आई होप इट वर्क्स। एक नया कुछ हमें मौका दिया है दंगल ने, बोला कि करते हैं एआई के ऊपर कुछ, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एंड वी वांट यू टू प्ले दिस रोल ऑफ ईरा। सो देन आई वॉज वेरी एक्साइटेड। उस दिन के बाद से तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टीम। धीरे धीरे जो बनता गया ना, एवरीबडी इन द टीम, इफ़ यू सी, हम लोग ऑलमोस्ट 3 महीने से काम कर रहे हैं। इट्स एक्चुअली आपके एक सेकेंड फैमिली जैसा हो जाता है, और सबके वाइब्स बहुत, वी जेल विथ ईच अदर वेरी वेल। एक बहुत कंफर्ट है, और जो बच्चे भी हैं वो मतलब वी पुल ईच अदर्स लेग ऑल्सो, हेल्प भी करते हैं एक दूसरे को सीन्स में। और हम तो बोलते हैं कि जो जैसे है भैया वैसे ही रहना, कोई बदलना मत। सो वाइब्स ऐसे ही रहे। टेलीविजन पर अक्सर सास-बहू की कहानी देखी जाती है, चलती है। दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट यूनिक। तो क्या लगता है कि कितना ये फैंस को रीच देगा, मतलब ये फैंस को देगा? यही आइडिया है कि हमें कई बार लोग बोलते हैं अरे टीवी में वही सास बहू चलता रहता है, वही सास बहू चलता रहता है, लेकिन चलता भी रहता है, लोग वही बनाते भी है, कोई कुछ अलग शायद डर के मारे नहीं बनाते, शायद ना चले, पता नहीं। तो somebody has to start something new. So Dangal is starting this new genre. Mrinal and Abhigyan, they are trying. सो हम सब उनका साथ दे रहे हैं। आई होप इट वर्क्स, लोग को पसंद आए, तो हो सकता है इसके बाद लोग और नए नए कुछ ट्राई करने में डरेंगे नहीं। एक कॉन्सेप्ट से कहानी शुरू होती है, फिर वही ट्रैक पर पहुंच जाती है, क्या ये अपने कॉन्सेप्ट को भी स्टिल रहेगा? सी ये ऑनेस्टली मैं नहीं बता सकती, और आई होप ये ना हो, क्योंकि अभी तक जितना मुझे पता है चैनल मृणाल मैम को बहुत ट्रस्ट करते हैं, एंड दे हैव गिवन, मतलब इफ़ यू सी, जैसे मैं कह रही थी, इफ़ यू सी द लुक ऑफ द शो, द VFX क्वालिटी, द म्यूज़िक, एवरीथिंग, सो दे हैव गिवन देम लाइक डू व्हाट यू फील लाइक। तो हम लोग अभी तक उस जोन में हैं। आई होप वो जोन कभी भी ना आए जहाँ पे आपके क्रिएटिवली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो और वो सिर्फ हमें ऑडियंस ही हेल्प कर सकते हैं कि वो ना करना पड़े, वो देखे शो, हमें हमारा शो देखे, हमें अच्छे से TRP आए, तो फिर वो नहीं करना पड़ता। बट शो में हो जाता है वो, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मतलब आप कुछ सोच के शुरू करते हो, फिर कुछ और हो जाता है, दैट्स अ वेरी सैड मोमेंट, बट सबके साथ ही होता है ऑलमोस्ट। बट आप कुछ कर नहीं सकते हो, एंड वंस यू आर कमिटेड एज एन एक्टर, यू डोंट वांट टू डू आल्सो, बिकॉज आपको लगता है ये रोल तो मैंने हाँ ही नहीं किया, ये कौन सा रोल है, बट आपको करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो पीपल विल से दैट ये नहीं करना चाहती है, ट्रबल कर रही है, बट आपको वो रोल कहा ही नहीं गया था, यू हैव नॉट सेड येस फॉर दैट। तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। आई होप इस शो के साथ ना हो। अभी शुभ शुभ बोलता है नहीं होगा, नहीं होगा। क्या इस शो में बहू हमारी रजनीकांत और बेबी बाजी का अच्छा चेहरा, जैसे शो ऑफ फिल्म की सिमिलैरिटीज देखने की उम्मीद है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। सी द रोबोट पार्ट इज़ देयर, बट रोबोट पार्ट से ज़्यादा ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ना हम स्टेजेस पे दिखा रहे हैं एवोल्यूशन, एंड इट्स मोर ऑफ हाउ हम AI को यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी है। रोबोट है, बट वो जैसे ऑल लव स्टोरीज आर नॉट सेम, यू नो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, और एक माँ और बेटी की कहानी है, जर्नी है, और जैसे ईरा कैसे यूज़ करना चाहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, किस लिए, और ईरा के जो बॉस है
वो किस हिसाब से, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग डरते हैं, जैसे अभी सर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मत डरो, इंसानों से डरो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इंसान यूज़ करेंगे ना, कोई अच्छे के लिए यूज़ करेंगे, कोई बुराई के लिए यूज़ करेंगे, तो वो भी है, सो इट गोज़ इन अ वेरी डिफरेंट टैंजेंट धीरे धीरे। बाकी शो से ये शो कितना डिफरेंट है और कितना एफर्ट लगा इस शो को करते हुए? सी, यहाँ पे ना दोनों मृणाल मैम और अभिज्ञान दोनों ही क्रिएटिव है बेसिकली, तो हम ही इज़ सेटिंग अप द शो फॉर अस, तो हमारा जो सबके साथ जो डिटेलिंग है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस पर इतने ज़्यादा हम एक्सक्यूज मी बात कर चुके हैं और हमें समझा चुके हैं, एंड एवरी स्टेप लाइक 3 मंथ से एवरी स्टेप एवरीथिंग वी हैव बीन गाइडेड सो वेल, एंड इसमें ना मतलब आई वुड से कि सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए भी बहुत कुछ लॉजिकल है, जो कुछ कुछ मुझे बहुत तकलीफ होती है एज एन एक्टर। आप बोल नहीं पाते हो तो लगता है कि हाँ चलो डेली सोप पे सवाल मत पूछो, मुझे लगता है ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा, ये कैसे हुआ, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ करके वो एक लॉजिक में कर देते हैं, देन यू फील लाइक हाँ 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 ठीक है चलो नाउ नेक्स्ट। सो वो प्रॉब्लम मेरा काफ़ी कम है यहाँ पे, एंड बाकी सिंस दे आर क्रिएटिव एवरी डिटेल पे काम किया जा रहा है अभी तक। सो आई रियली होप लाइक व्हाट यू सेड कि हमें नहीं पता कल क्या होगा, बट आई होप ऐसे ही चलते रहे हम और लोग हमें ऐसे ही प्यार दे तो हम और अच्छा करें। अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूँ आर्टिस्ट के साथ, तो ऐसा होता है कि हमारे कुछ में बस कभी एक दो आर्टिस्ट को जानते हैं, तो आप पहले से जानते हैं आर्टिस्ट को, या फिर बॉन्डिंग बॉन्डिंग अभी बना एक्चुअली, ये प्रियांक के साथ जो एक मेरे देवर का रोल कर रहा है, ही इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर, ही इज़ अ वेरी, यहाँ पे एक और चीज़, सारे कैरेक्टर्स ना यहाँ पे कोई मतलब मेन लीड की बहन, मेन लीड का भाई, ऐसा नहीं है, एवरी कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी वेल डिफाइंड। तो प्रियांक जो रोल कर रहा है मेरे देवर का, योगेश चाचा, तो वो है कि बीवी के सामने थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, लेकिन ही इज़ टू भाभी जी घर पे है टाइप्स, यू कैन से ही इज़ वेरी कि अरे भाभी जी, मतलब भाभी जी आप तो, ही प्लेज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, तो उसके साथ मैंने पहले किया हुआ है। सो व्हेन ही बिहेव्स लाइक, मुझे इतनी हंसी आ जाती है पहले, बिकॉज आई डिड अ वेरी डिफरेंट रोल उसके साथ, एंड मैं हमेशा उसके सीन के साथ, एंड ही इज़ डूइंग इट सो वेल, ही डज इट, इट्स वेरी सीरियस सिचुएशन दो किसी को बट मुझे हंसी आ जाती है उसको देख के। सो एक दो टेक के बाद देन आई एम नॉर्मल, नहीं तो मुझे हंसी छूट जाती है उसके साथ काम करते टाइम। मैं बस यही कहूँगी कि जननी एआई की कहानी दंगल टीवी पे आ रहा है 9:30 बजे 15 तारीख से। हम लोग सब बहुत प्यार से इसे बना रहे हैं आप सबके लिए, आपके मनोरंजन के लिए। आप लोग इसे देखिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। सो एक्चुअली कॉन्सेप्ट मैंने पहले सुना नहीं था, मेरा पहले ऑडिशन हुआ जिसमें मुझे नाम तक नहीं बताया गया था, और जब मैंने ऑडिशन क्लियर किया और उसके बाद मुझे नाम बताया गया था कि जननी एआई की कहानी, और मेरा बहुत एंड में सिलेक्शन हुआ था, लाइक कि 1-2 दिन बाद हमें शायद बाहर भोपाल में निकलना था शूट के लिए। तो उसके बाद मुझे स्टोरी वगैरह बताई गई जब मैं सिलेक्ट हुआ। जब मेरा मॉक टेस्ट से पहले, मॉक टेस्ट भी हुआ था, सिलेक्ट नहीं हुआ था, मॉक टेस्ट से पहले मुझे स्टोरी बताई गई थी कि एआई के ऊपर है, तो मुझे लिटरली लगा कि एआई के ऊपर कैसे, मतलब एकदम से, क्योंकि अभी आए हुए 2-3 साल हुए हैं। सो बेसिकली 5-6 साल पहले आ चुका था, लेकिन लोगों के बीच में 2-3 साल पहले हुआ, और इतना अभी मैं इतना डेवलप होके नहीं आया कि हम कुछ ऐसे कर दें। तो मुझे ऐसा होता है कि एआई पे कैसे क्या होगा क्या, लेकिन मृणाल झा मैम हमारे स्टोरी राइटर हैं और बहुत कमाल के हैं, और जब उन्होंने स्टोरी बताई तो वो बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत एक्साइटिंग थी और बहुत टाइट स्टोरी थी। तो वो सुन के मुझे लगा ओ वाह, दिस इज़ समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग। तो ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर इसी के साथ मैं बात करूँ, टेलीविजन पे अक्सर ऐसा होता है कि सास बहू की जो कहानी होती है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, पर ये कहानी, ये जो कॉन्सेप्ट है क्वाइट यूनिक है, तो क्या लगता है कितना ये फैंस का दिल जीतेगा? इसके लिए देखो, फैमिली ड्रामा तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मली हर जगह होता है, जो नेचुरल लाइफ चलती है वो वैसी दिखाई गई है। हाँ, एआई नया लेके आए हैं, नया कंसेप्ट लेके आए हैं, और सो यंग जनरेशन्स को पता है, एआई थोड़ा बहुत पता है सबको, ठीक है, बिकॉज 2-3 साल में इतना ग्रो किया है कि यंग जनरेशन वगैरह जानती है। लेकिन जो बड़े जो हैं, मतलब एजिड हैं,
उन्हें थोड़ा कम पता है इस बारे में। तो और नई चीज़, वैसे इतनी एक्साइटिंग चीज़ है और नई चीज़ है, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ सोचेगा कि कैसे रिलेट करेंगे। ट्राई देंगे मे बी, और काफ़ी अच्छा भी है तो वो देखेंगे भी ज़रूर, और उन्हें सीखने को भी मिलेगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, अभी एआई 2-3 साल में जितना ग्रो किया है, 2-3 साल में इससे डबल ट्रिपल ग्रो करने वाला है, और आने वाले टाइम में देयर इज़ नो डाउट कि एआई के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। लाइक एजुकेशन सिस्टम बहुत इम्प्रूव होने वाला है इसकी वजह से, और पॉलिटिकल सिस्टम जो भी है, एंड एआई काफ़ी जगह हेल्प भी करने वाला है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो चैट जीपीटी ने एक ऐप बनाया, ओपन एआई, ठीक है। उसमें क्या है, आप एक अकाउंट बनाओ और अकाउंट बना के आप उसमें बात कर सकते हो नॉर्मली किसी से। आपको ऐसा लगेगा एक सामने ह्यूमन ही बैठा है और वो बात कर रहा है, और बहुत एक्यूरेसी के साथ जवाब मिलते हैं, और बहुत ऐसा फॉर्मल जवाब नहीं मिलते, बहुत नेचुरली जवाब मिलते हैं। और आई थिंक कि वो एजुकेशन सिस्टम में तो काफ़ी हेल्प करने वाला है बच्चों के लिए, और सबका एक रिप्लेसमेंट होता है अच्छे के लिए। तो एआई भी हमारे आई गेस कि एक अच्छी चीज़ के लिए आया है। लाइक पहले टेलीफोन होते थे, उसके बाद मोबाइल आया, टेलीफोन गायब हो गया, ठीक है। एक अच्छी चीज़ के लिए डेवलपमेंट हुई, लोगों को हुआ कि यार मोबाइल कौन, हम नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में उनको यूज़ करना पड़ा, है ना, क्योंकि वो पुराने वाले वहाँ वो वर्क नहीं कर रहे थे, तो आने वाले टाइम में उन सबको यूज़ करना पड़ा। तो वैसे ही एआई का है, लोग अभी कह रहे हैं कि यार ठीक है, होगा कुछ, लेकिन आने वाले टाइम में उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा हमारा शो देखने के बाद कि यस, कुछ ना कुछ इसकी डेवलपमेंट है और कुछ हमें देखना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा, तभी इसका हम यूज़ कर पाएंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। और वैसे देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन में 50% लोग टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो एआई यूज़ करने के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है। तो आई गेस उनके पास अभी भी टाइम है, या वो इस चीज़ को, जैसे हमारा शो देख के अगर उनके दिमाग में एआई के थ्रू कुछ आया, वो सर्च करेंगे, तो आई गेस इससे थोड़ा वो एक्टिव भी हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में उनको हेल्प भी बहुत होगी। लास्टली एक कॉन्सेप्ट से कहानी शुरू होती है, फिर वही ट्रैक पर पहुंच जाती है, क्या ये अपने कॉन्सेप्ट में आपको लगता है कि स्ट्रीम वैसा रहेगा, क्या हो सकता है? नहीं 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 नहीं, इसका तो नाम ही अगर एआई की कहानी है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि एक नॉर्मल फैमिली ड्रामा से स्टार्ट होगी और फैमिली ड्रामा पे आके ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। इसके वो तो हमारे राइटर मृणाल झा मैम है ही हैं, वो तो कमाल के राइटर है ही हैं, तो वो तो सब कुछ उन पर डिपेंड करता ही है कि वो कैसे स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंगली स्टोरी बहुत आगे जा रही है, और अभी के आंसर बहुत अच्छे से बना रहे हैं, कोई ऐसा कोई होता है ना, कसर नहीं छोड़ रहे हैं इसे अच्छा करने की। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल उस पे आ जाएगी फैमिली ड्रामा पे और एंड कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो नहीं है। Any message for your fans? मैसेज यही है कि आप जाइए, शो देखिए, और जो कुछ भी मिले, बिकॉज ग्रोथ अगर स्टार्ट होती है वो धीरे धीरे स्टार्ट होती है, एकदम से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी आपको इस शो से सीखने के लिए मिले आप सीखें, बिकॉज इसमें सीखने वाली बहुत चीज़ें हैं। फैमिली ड्रामा है, आपको एंटरटेन भी करेगा, और आई होप यू लाइक इट। अभिज्ञान जी और मृणाल जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, अभिज्ञान जी डायरेक्टर भी हैं, दोनों राइटर्स भी हैं इस शो के, मृणाल जी तो उनके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, और जब उन्होंने कहा कि वो एक शो बना रहे हैं और मुझे एक मुख्य किरदार में उस कास्ट करना चाहते हैं, तो मैं तो उसी में ही हाँ था, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब आपको अच्छे क्रिएटर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं एज एन आर्टिस्ट, आप जो इनपुट्स देना चाहते हैं वो उनका स्वागत किया जाता है, आपको एक बॉक्स में बांध कर रखने की कोशिश नहीं की जाती। आप तो एज एन आर्टिस्ट, मैं तो हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो जब उन्होंने कहा करना है तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। फिर उन्होंने मुझे बताया इस शो के बारे में कि ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, तो मैंने कहा आज के ज़माने में किस में इतनी हिम्मत है कि ये इतना हटके टॉपिक बना पाए। तो उन्होंने कहा हम सब में है तो मैंने कहा हाँ, वो आप ही में हो सकती है और किसी में नहीं हो सकती। पर मैंने कहा मेरा मतलब है कि ऐसे कंटेंट को कौन सा चैनल ले लेगा, मतलब फिल्म बन जाए तो मैं समझ सकता हूँ आप। तो उन्होंने कहा हम दंगल पर बना रहे हैं, और ये आइडिया जो है एआई वाला जो आइडिया है वो मनीष जी ने खुद ही दिया हुआ है। उन्होंने खुद बोला है कि एआई पर कोई शो बनाओ। तो मैंने कहा यार
ये मनीष जी, इनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में आप कोई भी, आप टीवी कोई भी चैनल ले लीजिए, इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको इमोशन से कनेक्टेड हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो कंटेंट देखकर आपको हंसी आए, रोना आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो उस चीज़ से कनेक्टेड है। पर आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो यही दो चीज़ों में मैंने हाँ कह दी थी। फिर उन्होंने मुझे किरदार के बारे में बताया तो वो तो मतलब मैं पागल ही हो गया, क्योंकि मैंने कहा ये किरदार तो मेरे आसपास भी नहीं है। परेश परमार जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो एक हाइपर महत्वाकांक्षी इंसान है, जो जो बेसिकली दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। साइंटिस्ट है पेशे से, और वो जो दिमागी ताकत है उसको सबसे ऊपर समझता है, और वो समझता है जिसके पास वो ताकत है, जिसके पास सोचने समझने की और नए यंत्र तकनीकें बनाने की जो ताकत है, उसको दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए। और बाकी जिनके पास ये एडवांटेज नहीं है, वो कीड़े मकोड़े जैसे हैं, इंसान भी नहीं है। तो मैंने कहा ये तो मतलब ये कमाल आदमी है, ये कौन है ये परेश परमार, जो मेरे आसपास भी नहीं है, मैं उससे बिल्कुल भी रूबरू नहीं हूँ, रिलेट ही नहीं करता मैं। तो बड़ा मुश्किल था एक्चुअली परेश परमार को खुद में ढूंढना। सो एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे डिग डीप करना पड़ा, मुझे सोचना पड़ा कि मैं ऐसे इंसान को कैसे निभाऊं जिसको मैं अपने अंदर नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि मैं उस तरह का एक्टर नहीं हूं कि मैं नकल उतारूं कि कोई इंसान अगर कहीं और मैंने देखा है कि उसने साइंटिस्ट का पार्ट इस तरह से किया, या जब वो एक विलेन का पार्ट कर रहा था तो वो ऐसे चेहरा बना रहा था तो मैं भी ऐसा चेहरा बनाऊंगा। मैं उस तरह का एक्टर हूँ नहीं, मुझे उस किरदार को अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फॉर्चुनेटली हमारे पास हमारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत मदद की हमारी, और किसी तरीके से मैं उसमें सिर्फ एक ही स्रोत जो कॉमनैलिटी का मैं ढूंढ पाया, जहाँ से फिर मैं आगे उसको ले पाया, वो ये था कि हम सब अपने जीवन में सपने देखते हैं और सपनों में कभी कभी जीना भी चाहते हैं, अपने सपनों में जीना चाहते हैं, और लेकिन हम एक पॉइंट के बाद हकीकत में आ जाते हैं, बोलते हैं भाई ठीक है, अभी के लिए ये सपना था, इस सपने को अगर हकीकत में बदलना है तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इनका साथ लेना पड़ेगा, इनका साथ लेना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जीवन में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत, उनके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और इंसान जो है वो वैसे ही आगे बढ़ सकता है कि मैं अकेले ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन परेश परमार ऐसा इंसान है, वो बाकियों को इंसान की तरह नहीं, एक सीढ़ी की तरह देखता है, यानी कि तुम पर पैर रखकर मैं और ऊपर उठूंगा, और फिर अगला किस पे पैर रखूं, तुम पर, अच्छा तुम पर पैर रखूंगा। तो वो सिर्फ एक सीढ़ी देखता है, उनको इंसान की तरह नहीं देखता। तो मैं सिर्फ उस महत्वाकांक्षा या उस सपने को अपने अंदर ढूंढ पाया, दूसरों को सीढ़ी की तरह देखना अपने अंदर नहीं ढूंढ पाया। तो वो एक मुश्किल काम था। तो एक बार सपने को मैंने ढूंढ लिया कि हाँ, मैं सपनों में ही खोया हुआ, मेरे लिए दुनिया गायब हो गई। एक बार दुनिया मेरे लिए गायब होगी तो मैं परेश परमार को ढूंढ पाया। अगर इसी के साथ मैं बात करूं तो एक जो कॉन्सेप्ट होता है कहानी का, जब उसकी शुरुआत होती है फिर वही ट्रैक पर पहुंच जाती है, तो क्या ये अपने कॉन्सेप्ट पर स्टिल रहेगा, मतलब कि शो में भी देखने को मिल सकता है ये चीज हो पाएगा? तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि ज़्यादातर कहानियाँ जो होती हैं वो कोशिश करती हैं कुछ नया कहने के लिए, और फिर अंत में आके जो बाकी शोज़ कह रहे हैं वही कहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ के लिए ना पहले तो आपको अपने जो आप बना रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, अपने टीम पर बहुत भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। तब जाकर आप क्या कहते हैं ना, वो डंके की चोट पर कह सकते हैं कि नहीं, मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ मैं उसी दिशा पर चलता रहूँगा। और इससे बड़ा डंके की चोट पर कहने
का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि हमने अपने शो के नाम में वो दिशा बता दी है। हम कह रहे हैं जननी एआई की कहानी, हम तो सिर्फ जननी कह सकते थे। उसको एक हम प्रोमो में आपको दिखा सकते थे कि देखो यार रोबोट भी है, और हाँ देखो कितनी नई चीज़ हम दिखा रहे हैं, और फिर बाद में जाके जैसा आप कह रहे हैं कि उसको एक नॉर्मल टीवी शो बना देते। पर हमने कहा कि नहीं, हम इतना ज़्यादा प्रेरित हैं इस चीज़ के बारे में कि लोगों को पता चलना चाहिए एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी क्या है, उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, उसके साथ हमें कैसे डील करना चाहिए या कोई और कैसे डील करता है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये कहना और एक्चुअली करना बहुत अलग है। यहाँ हम कर रहे हैं और डंके की चोट पर कर रहे हैं कि कह रहे हैं हमारे नाम में एआई है, तो हम तो इस दिशा में चल पड़े हैं और चलते रहेंगे। Yes, lastly, any message for your friends? कोई भी जो नई सोच होती है, नई दिशा लेने का जब पहल की जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हिम्मत तो हमने दिखा दी, लेकिन हम इस दिशा में कितनी दूर तक चल पाएंगे, वो अब जो है वो श्रोता जो हैं, वो जो हमारे ऑडियंस हैं, उनके हाथ में है कि हमने जो अपनी इस सोच, अपने इस शो और अपने श्रोता पर जो भरोसा किया है कि हमारा श्रोता जो है, हमारी ऑडियंस जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इमोशन वाला शो नहीं देखना चाह रही है, वो ऐसा शो भी देखना चाह रही है जो सोचने पर उन्हें मजबूर कर पाए। ये हमारा भरोसा है अपने ऑडियंस पर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस उस हमारे भरोसे पर खरी उतरे कि वो ना ही हमारे इस शो को सराहे, क्योंकि ये शो बना अच्छा है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, और बहुत अच्छा काम किया है। तो ना ही उसे सराहें, पर उसे एक सुपर हिट शो बना दें। वो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है।